नमस्कार जी के सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। जी के दर्शन की एक खास सीरीज है, राष्ट्र के रक्षक। इस सीरीज में हम उन बलिदानियों की बात करते हैं, हम उन हुतात्माओं की बात करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू सिविलाइजेशन के लिए बलिदान दिया है, समय दिया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक महान व्यक्तित्व की। इस व्यक्तित्व का नाम है, इस व्यक्ति का नाम है श्री बलिदानी रुचिर कुमार कौल जी। जी हाँ, इस इन पर आज इन बलिदानियों पर हम चर्चा करने वाले हैं और इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रुचिर कुमार कौल जी के सुपुत्र आशीष कौल जी। अभी थोड़ी देर में आशीष कौल जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप थोड़ी सी प्रतीक्षा करें। जब तक आशीष कौल जी हमारे साथ जुड़ेंगे उस तब तक मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा रुचिर कुमार कौल जी के बारे में कि रुचिर कुमार कौल जी का जन्म भद्रवा में हुआ 4 जुलाई 1958 में। बाल्यकाल से ही देश, धर्म और राष्ट्र को लेकर कुछ कर गुजरने की रुचि उनके मन में रहती थी और यही जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते हैं और उसके साथ साथ उस समय भाजपा जो थी उससे भी वो जुड़ते हैं और फिर देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करना शुरू हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि 90 के दशक में या 80 के दशक की बात करें तो धीरे धीरे आतंकवाद जम्मू कश्मीर को अपने ग्रास के चपेट में ले रहा था। उसी समय अगर हम अपने जिला डोडा की बात करें तो यहां पर भी आतंकवाद ने बहुत प्रभावित किया इस क्षेत्र को भी। और इस क्षेत्र में भद्रवा की अगर बात करें तो एक हिंदू बहुल इलाका है, तहसील है, वहां पर भी आतंकवाद बुरी तरह हावी हुआ और उस आतंकवाद से लड़ने के लिए वहां के स्थानीय कई सारे लोग उठे और आतंकवाद का सामना किया, डटकर मुकाबला किया और वहां पर आतंकवाद को मात दी। उन कई सारे लोगों में एक नाम जो आता है वो रुचिर कुमार कौल जी का आता है। थोड़ी देर में हमसे उनके सुपुत्र जुड़ेंगे क्योंकि कल ही यानी आने वाले कल को 7 जून को उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो उस पर बातचीत करने के लिए कि क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे उनके पिता संघ से जुड़े, कैसे उनके पिता भाजपा से जुड़े और भी क्या, कैसे वो बलिदान हुए, कैसे वो आतंकवादियों के निशाने में आए और कैसे उन्होंने जिला डोडा या जम्मू कश्मीर को प्रेरणा दी और वहां के स्थानीय लोगों को कैसे उस समय आप अगर सोचे तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि उस समय आतंकवादी जो थे उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स होते थे। पर अगर आज आज की बात करें और उस समय आप सोचे कि जो आम जनमानस होता था, लाठी कुल्हाड़ी और गांव में जो खेत में काम आने वाले जो हथियार होते थे उनसे वो आतंकवाद का मुकाबला करते थे। तो ऐसे में स्थानीय लोगों के अंदर वो जोश भरना, वो वो चीज उनके अंदर लाना कि कैसे हम इन्हीं सब चीजों से होकर भी एक साथ आकर राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, इस सभ्यता के लिए लड़ें और अपने इस समाज को बचाएं और अपना जो ये देवभूमि है, भद्रवा हो गया, जिला डोडा हो गया, इसको कैसे आतंकवाद से बाहर निकाले। थोड़ी देर में हमारे साथ आशीष जी जुड़ने वाले हैं। थोड़ा सा इंतजार बस कनेक्टिविटी का है। थोड़ी देर में आशीष जी हमसे जुड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि रुचिर कुमार जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, हजारों लोगों की प्रेरणा के स्रोत थे। जब वो चलते थे तो आतंकवादी थर थर कांपते थे और इसी कारण वो लगातार पाकिस्तान परस्त लोगों के और आतंकवादियों के निशाने में थे। 7 जून 1994 को आतंकवादियों ने उन्हें छिपकर उन पर कई सारी गोलियां बरसाई जिसमें वो बलिदान हो गए।
ये बलिदान की कहानी कई सालों तक अनसुनी रही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही, उन्होंने यहां पर उन्हीं लोगों का पालन पोषण किया जो जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम करते थे। ऐसे में आज उन लोगों को याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण अगर आज मैं अपने घर पर आपके सामने लाइव आ रहा हूं, या कई सारे लोग जो हमसे जुड़ पाते हैं, अगर आज जम्मू कश्मीर का जिला डोडा, किश्तवाड़, रामबन आज भी यहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी आराम से रह रही है, तो उसका कारण और कोई नहीं, रुचिर कुमार जी और उनके जैसे वो हजारों बलिदानी है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, वीर गति को प्राप्त हुए। थोड़ी देर में हमसे आशीष जी जुड़ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे जिगे दर्शन का ये प्रयास रहता है कि वो उन सभी जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान दिया, भारत देश के लिए बलिदान दिया, इस संस्कृति के लिए बलिदान दिया, राष्ट्र के रक्षक, हमारी जो ये सीरीज है जिसमें हम चर्चा करते हैं जिन लोगों ने राष्ट्र की रक्षा की, तो इसी सब पर मैंने आपको थोड़ा सा परिचय रुचिर कुमार कौल जी के बारे में दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर बलिदान दिया, आतंकवादियों से डटकर मुकाबला किया। उनके सुपुत्र आशीष कौल जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष कौल जी जो रुचिर जी के सुपुत्र हैं, हमसे थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनके पिताजी ने बलिदान दिया राष्ट्र के लिए, देश के लिए और सनातन संस्कृति के लिए। आसान नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह हो, पर हो किसके घर में ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि अपने घर में हो तो परेशानी होती है। तो इतना आसान नहीं है। जी रुचि, हाँ, अब मुझे लगता है शायद आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंच रही है, तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 अभी सुन पा रहा हूँ। जी जी, तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना ये बहुत ही कीमती समय हमें दिया। तो क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा आपके पिताजी जो बलिदानी रुचिर कुमार कौल जी हैं, उनका थोड़ा सा परिचय मैंने दिया, जी और मैं चाहता हूं कि हम इसकी शुरुआत करें आगे। आप मुझे थोड़ा सा आपके पिताजी की अगर बचपन के बारे में बताएं, अगर आपको कुछ, अगर आपने अपने अन्य जो माता हैं या जो दादा दादी हैं या किसी और से भी सुन रखा है जो उनके साथी थे, थोड़ा सा उनके बचपन के बारे में बताइए कि कैसा उनका बचपन रहा, कैसे वो राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति या सनातन संस्कृति के प्रति उनके मन में ये भावना आई कि मुझे कुछ करना है। जी भाई साहब नमस्कार। जी तो भाई साहब मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं अमर शहीद रुचिर कुमार जी का पुत्र भदरवा से। तो जैसे कि आपने कहा उनके बचपन का, तो पिताजी का जन्म 28 जुलाई 1998 में भदरवा में हुआ। तो शुरू से ही घर में काफी धार्मिक माहौल था घर का, जिससे पिताजी का बचपन से ही सनातन धर्म में काफी रुचि रही। तो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, तो जिससे उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव जो था वो कूट कूट के भरा हुआ था। तो बचपन से ही मतलब निष्ठावान, जिस काम को करने की ठान ली तो जब तक वह काम पूर्ण ना कर ले तब तक रुकना नहीं। तो जैसे कि बच्चे होते हैं तो थोड़े शरारती भी रहते हैं बचपन में, तो मतलब उस समय भी उनकी शरारतें जो रहती थी वो उसी टाइप की रहती थी कि जैसे कोई छोटे खेल खेलने उसमें एक लक्ष्य अपना तय कर लिया, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर खुद गिर जाओ, लग जाओ, टूट जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि दादा दादी से मैंने सुना कि कहते थे कि बहुत शरारती थे, कोई बात ठान ली तो फिर आप खेल रहे हो, आपको तीसरी छत से छलांग मारनी नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपना कर्तव्य जो है, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना ही करना है। तो शुरू से थे। लेकिन ये कि जैसे स्वयंसेवक संघ के अपने स्वयंसेवक थे, तो बचपन से ही भारत माता, अपना सनातन धर्म और राष्ट्र के लिए अटूट प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम था शुरू से ही, बचपन से ही प्रेम का भाव। आशीष जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि उस समय की अगर परिस्थिति देखें, जी तो भाई हम साहब। सब जानते हैं कि आरएसएस हो गया या भाजपा हो गया, या देश धर्म की बात करना या भारत से जुड़ने की बात करना एक पाप समझा जाता था। अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप आतंकवादियों के निशाने पर, या फिर जो पाक परस्त लोग हैं
जो पाकिस्तान की बात करते हैं उनके निशाने पर आते हैं। डर का माहौल था, कोई भारत माता की जय नहीं कह सकता था, कोई अपने घर पर तिरंगा नहीं लगा सकता था। तो ऐसे में क्या, किस किस कौन सी ऐसी प्रेरणा थी, कौन सी ऐसी शक्ति थी जिन्होंने आपके पिताजी को ये प्रेरणा दी कि मुझे भारत माता के लिए काम करना है, मुझे राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करना है? साहब ने कहा कि सच में एक समय ऐसा भी था जो जिला डोडा में देखा गया, खासकर कश्मीर घाटी से हिंदू पलायन के बाद। तो एक ऐसा समय आ गया कि जिस समय में खुद को हिंदू कहना मानो अपना डेथ वारंट खुद साइन करना है, कि आप खुद को पब्लिकली हिंदू भी नहीं कह सकते थे। ऐसा माहौल यहाँ बनाया गया था डरकंप। तो वैसे माहौल में आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आपको यहाँ से निकल जाना है या तो लड़के सामना करना है। और अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास में हमने देखा है शिवाजी, महाराणा प्रताप, जो जिन्होंने लड़ा है, मतलब वो अकेले अकेले थे और लाखों की सेना से उन्होंने लड़ा। तो इतिहास से ये प्रेरणा तो हमें मिलती ही है कि जब भी हमें लड़ना है तो हमारे समाज में एक योद्धा को कम से कम 10, 20, 30 से लड़ना है। तो बचपन से ही देखो, एक तो संघ की शाखा में पले, जो संघ की भट्टी से निकलेगा, संघ की भट्टी का निकला हुआ बंदा तो कभी राष्ट्रवाद से पीछे हटेगा नहीं। संघ कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो एक स्वयंसेवक है वो सब कुछ करेगा। वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं करेगा। तो शुरू से उनका अपना लक्ष्य उनका क्लियर था कि मतलब छोटे ही थे जब से शाखा जाते थे तो उनके मतलब कुछ शब्द थे, जब भी उन्होंने कहीं भी जाना तो एक तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे। तो ये शब्द हमेशा उनके साथ थे कि भारत माता का वैभव अमर रहना चाहिए। अपना क्या, हम आज हैं कल नहीं, यहाँ रहे ना रहे, लेकिन भारत माता के वैभव से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो अमर रहना चाहिए। तो संघ से वो प्रेरणा ले लेके उनके अंदर ऐसा राष्ट्रवाद गुंथा जा चुका था कि जिससे वो कभी पीछे नहीं हट सकते थे। तो जैसे उन्होंने पिताजी को भगवत गीता पढ़ने का काफी ज्यादा रुचि थी उसमें, उन्होंने कई बार भगवत गीता पढ़ी है। तो अंततः एक बार जब वो 2-3 बार पढ़ चुके थे तो एक बार उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अपने मतलब दादाजी को मेरे कहा था कि मैंने तय कर लिया है, मेरे को ज्ञान मिल गया तो मैं जो है अपनी जो मातृभूमि है उसकी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। तो मेरे को यही ज्ञान गीता से मिला है कि धर्म की रक्षा करना जो है वो मेरा परम कर्तव्य है, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तो वो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ राष्ट्र कार्य में लग गए थे, समाज कार्य में। तो उससे कभी भी पीछे नहीं हटे, जन्म से लेके अपने अंतिम दिन तक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम करते रहे। आशीष जी, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि वो बाल्यावस्था में ही है, जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने गीता पढ़नी शुरू कर ली थी। तो हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जो गीता का पाठ पढ़ाया था, उसमें उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए उन्हें प्रेरित किया था अर्जुन को। इसी संबंध में मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्योंकि उस समय तक जब उनका बलिदान हुआ, उनका विवाह हो चुका था और बच्चे भी थे, तो ऐसे में उस मोह से बाहर निकलना, क्योंकि हो सकता है कि जवानी में जब आप अविवाहित होते हैं तो जोश आपको खूब होता है कि आप राष्ट्र के लिए करें, धर्म के लिए कुछ काम करें, पर जब आपका विवाह हो जाता है तो अपनी पत्नी का, अपनी माता का, अपने पिताजी का या अपने बच्चों का उनसे बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो ऐसे में उस चीज को वो कैसे देखते थे कि मेरा परिवार है, इसकी देखरेख कौन करेगा? ये जो सारी चीजें थी, इसे वो कैसे देखते थे? जैसे आपने कहा कि सच में है कि इंसान का जीवन का सबसे बड़ा बंधन जो है वो गृहस्थ जीवन होता है। तो कुछ उस समय में वैसी परिस्थितियां रही कि विवाह हो गया, शादी करनी पड़ी। और मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि मतलब मेरे जो पिताजी का विवाह है केवल 6 वर्ष का रहा। 6 वर्ष के विवाह में उनके 2 बच्चे थे, एक मैं और एक मेरी बहन थी। मैं उस समय 3 वर्ष का और मेरी बहन 5 वर्ष की। और मेरी माताजी की आयु उस समय में 26 वर्ष रही। आप सोचिए कि 5 वर्ष की आयु का विवाह है और आप बलिदान कर जाते हो मात्र 36 वर्ष की आयु में। जो पिताजी का बलिदान हुआ है मात्र 36 वर्ष की आयु में। आजकल हम समाज में देखते हैं 36 वर्ष के लोग तो शादी भी नहीं करते हैं, मतलब अभी तो वो इतने बड़ी जिम्मेदारियां लें तो दूर की बात है, हम माता पिता के उस पे ही चलते हैं। तो 36 वर्ष की आयु में उस युग पुरुष ने, उस महाअवतार ने इतना नाम कमा लिया, माँ भारती के लिए इतना कार्य कर लिया कि आज पूरे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, भूतपूर्व जिला डोडा में हर एक व्यक्ति उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने कैसे इस चीज को मैनेज किया, तो हाँ ठीक है, वो गृहस्थ में पढ़ चुके थे। बट एक बार उनके शब्द थे मेरे दादाजी के साथ कि अब जो मेरे बच्चे हैं ये भारत माता के बच्चे हैं, और जो मेरी
धर्मपत्नी है, वो भारत माता की बेटी है। तो अब जो भारत माता है वही उसका रक्षण पोषण करेगी, क्योंकि मैंने स्वेच्छा से बलिदान का रास्ता चुन लिया है। तो मैं इस पथ से पीछे नहीं हट सकता हूँ। बाकी भारत माता जो है वो मेरे बच्चों का और मेरी धर्मपत्नी का जो है आगे वही देखेगी। लेकिन ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। तो फिर दादाजी भी उस समय उन्होंने भी सोचा कि जब ये इसका लक्ष्य ही यही है, तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, अगर तुझे लगता है कि तूने इसी पथ पे चलना है, जब तू हर बार मैं तेरे से तर्क करता हूँ, तू मुझे गीता का ज्ञान देता है, हर तर्क को तू गीता से कंप्रोमाइज करवाता है, तो फिर मैं ठीक है, अगर तू वैसा कह रहा है तो ठीक है, तूने जब ठान लिया है तो ठीक है, हम तेरी सपोर्ट करते हैं। उसमें आप खुद देखेंगे कि जब गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, जब युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन तू हथियार उठा और युद्ध लड़। युद्ध लड़ेगा, यदि तू युद्ध जीतेगा तो इस संसार का, इस वसुंधरा का भोग करेगा, और यदि तू इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा। दोनों परिस्थितियों में तू सुख भोगेगा, और यदि वीर गति प्राप्त करता है तो हमेशा सदा एक अमर बलिदानी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वीर गति युद्ध में जो मृत्यु प्राप्त करते हैं उनको वीर कहा जाता है, और वीर गति को सदैव प्रणाम किया जाता है। तो जी। ये उन्होंने ये चीजें ठान ली थी कि भाई चाहे जो कुछ है, इसी के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए लड़ेंगे, भारत माता के लिए लड़ेंगे। फिर वीर गति भी प्राप्त करनी पड़ी तो वीरों की भांति युद्ध करते करते लड़ेंगे, और अंत तक उन्होंने इसी पथ पे चलेंगे। आशीष जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे घटनाक्रम रहे, क्योंकि जब बाल्यकाल से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाते थे या राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो ऐसे कौन से घटनाक्रम रहे जब वो आतंकवादियों की उस हिट लिस्ट में आ गए, जहां पर उन्हें लगा कि इस व्यक्ति को रोकना ही होगा, नहीं तो जो यहाँ का आम जनमानस है, जो राष्ट्र की भक्ति करता है, जो भारत का साथ देता है, अगर इसे नहीं रोका गया तो ये लोग, इन लोगों का हौसला और बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा मुझे उन घटनाओं के बारे में बताइए कि किन घटनाओं के कारण या कब वो आतंकवादियों के उस निशाने पर आए। जी भाई साहब, बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक थे, तो संघ में अच्छा कार्य कर रहे थे, निष्ठा से निस्वार्थ काम कर रहे थे। तो आहिस्ता 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 उनकी जो थी, समाज के हर वर्ग में, युवा में, बाल्य में, अपनी माताओं बहनों बहनों में, वृद्धों में, तो सब में उनका एक अच्छा खासा जो था वर्चस्व बढ़ रहा था। सबसे प्रेम भाव, अटूट प्रेम, इतना प्रेम लोग करते थे, कोई कहने की बात नहीं। तो ऐसा होना शुरू हो गया। फिर जिस समय में उनका, जब युवावस्था में वह वहां से पहुंचे, तो इसके स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाह भी रहे। जिस समय पे उनका बलिदान हुआ उस समय में मंडल प्रधान भी रहे भाजपा के। तो निस्वार्थ काम करना, अपना सब कुछ छोड़ के दिन रात संघ कार्य में लगे रहो। और उस समय में भद्रवाह में 36 शाखाएं लगती थी। इस लगन से संघ कार्य का विस्तार किया था कि आप सोचिए कि उस समय में 36 शाखाएं लगती थी, जो ऐसा समय था कि खुद को हिंदू कहना जी एक बिल्कुल। मानो पाप कर दिया। और उस समय में संघ की 36 शाखाएं भद्रवाह में लगती थी। इसका इस तरह लगे रहते थे। तो जब वो लगे रहे, तो उनका पिताजी का जो एक सबसे जो उनकी एक वो थी, जो मतलब मैं कई लोगों से मिलता हूँ, जब मैं उनसे सुनता हूँ उनके विचार पिताजी के बारे में, तो उनका एक चीज बहुत मतलब मेरे को छू जाती है कि पिताजी का जब भी कभी प्रवास रहता, प्रवास बहुत करते थे गांव गांव में। शायद ही पूरे जिला डोडा का कोई ऐसा गांव हो, कोई ऐसा इलाका हो जहां वो प्रवास में ना गए हो, जहां पे लोगों से उनका संपर्क ना हो। मैं कह रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा गांव या इलाका रहा हो। जी। तो जब भी किसी भी घर में जाते प्रवास पे, या कभी भी कहीं किसी घर में जाते, तो तीनों पीढ़ियों को साथ लेकर के चलते। मतलब जो अपनी आयु वर्ग के थे उनसे भी भेंट करनी, जो खुद से बड़े थे, बुजुर्ग थे, माता पिता, उनको प्रणाम करना, उनका हालचाल पूछना, उनसे वार्तालाप करना। और जो बच्चे थे छोटे घर के, उन बच्चों से भी मिलके प्रेम भाव से बातें करनी, उनको हंसाना खेलना उनके साथ। तो क्या था कि जहां भी जाते थे तो तीनों पीढ़ियों का दिल जीत लेते थे। तो विशेषकर यही उनका सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट रहा कि आप एक घर में जा रहे हैं, 3 पीढ़ियों को आप कवर कर रहे हैं। तो जब 3 पीढ़ियों से आपका लगाव हो जाता है, तो आप अपनी लोकप्रियता को मानो 100 साल के लिए तो पहले ही इनिशियल स्टेज पे ही लिख लेते हो कि अगले 100 साल के लिए मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ये उनका बहुत अच्छा था। अब जब उनका ये सब हो गया, तो लोगों में उनके लिए बड़ा प्रेम भाव आ गया, मतलब लोग उन पे विश्वास करते थे। तो पिताजी का सबसे बड़ी बात थी, जैसे आपने बोला कि हिट लिस्ट पे कैसे आए। अब वो समय वैसा था कि जब आपने देखा कि 89 में भद्रवाह में पहली घटना देखने को मिली कि एक घर में आग लगा दी, आगजनी की गई। जी। फिर उसके बाद देखते देखते क्या हो गया कि किलिंग्स का पैटर्न शुरू हो गया। और किलिंग्स में भी क्या था, सबसे पहले जो हमने देखा कि हमारे जो गद्दी लोग होते थे, कोई गाय बैल लेके गया जंगल में, वहां उसको पकड़ेंगे, टॉर्चर करके मार देंगे। फिर
आहिस्ता क्या करने लगे, सिलेक्टिव किलिंग्स, कि जो लग रहा है कि कोई रास्ते का रोड़ा हो सकता है वैसे वैसे। तो चारों तरफ डर का माहौल तो हो ही चुका था। अब जब डर का माहौल बन गया तो पिताजी का एक चीज है कि कभी भी समाज में कुछ भी हुआ हो, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कभी नहीं रुके, उसी समय चाहे रात के 12 बज रहे हैं वहां पे निकलते थे। तो ऐसी कई घटनाएं हैं जो कभी नहीं रुके और हमेशा फ्रंट पे रहते थे। हमारे जैसे भद्रवाह में है, तो यहाँ पे हमारे खखल मोहल्ला पड़ता है, वहां पे जी अशोक योगी जी की हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा। रात का समय था, चारों तरफ अंधाधुंध गोलीबारी हो रही थी। उसी समय पिताजी घर से निकल गए, चप्पल में निकल गए। रात का समय, अंधेरा है बाहर, उस समय तो आपको पता है ऐसा सिनेरियो था कि जब 4-5 बजे तो कर्फ्यू लगता था, बाहर निकलना मुश्किल है कर्फ्यू के बाद। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने उसी टाइम कि मैं रुक नहीं सकता, जैसे घर वालों ने बड़ा बोला, रुके नहीं, निकल गए बाहर। तो अभी घर से निकलते हुए आगे कुछ घर, 4-5 घर 10 घर आगे गए तो वहां पे एक बुजुर्ग महिला थी। तो उन्होंने बोला, पंडित जी कहाँ जा रहे हो, थोड़ा गोलीबारी रुकने तो दो। तो कहते हैं, माता जी एक बात बताओ कि जब आपके घर में अगर कभी ऐसा हो गया तो क्या उस टाइम रुचर कुमार लेट आएगा वहां पे? तो माता जी ने कहा, नहीं, रुचर कुमार सबसे पहले आएगा। तो माता जी ने बोला, ठीक है, आप जूते वूते लगाओ तो फिर जाओ। तो ऐसा था कि हर जगह जाना ही जाना है, रुकना ही रुकना है। कहीं गाँव में कुछ होता है तो जाना है। ऐसा समय आ गया कि मतलब अपने धर्म के, अपने समाज के जितने भी लोग थे, उनके जितने भी मसले थे वो कोर्ट कचहरियों में नहीं, पिताजी के पास आके सुलझने लगे। इस लेवल का लोगों का विश्वास हो गया। तो जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां थी, उन्होंने भी देख लिया कि भाई ये तो अब काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं और समाज तो इनकी बात के बिना मतलब कुछ करता ही नहीं है। अगर इनकी जो आवाज निकल गई मुंह से, वो समाज की आवाज है। तो अगर ऐसे ही समाज संगठित हो गया फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो कई जी बार उन्होंने क्या किया, ऐसा माहौल भी बनाया जब ये किलिंग्स वगैरह होने लगी। कई बार जुलूस निकाले गए। तो भद्रवाह में हमने ऐसा देखा कि आज़ादी के नारे भद्रवाह में लगे। भद्रवाह में ये नारे लगे कि भाई भद्रवाह छोड़ के भाग जाओ। पाकिस्तान के झंडे भद्रवाह में लहराए गए। उस समय में भी अपने लड़कों को लेकर फ्रंट पे खुद रहकर उन चीजों को रोका, उन जुलूसों का विरोध किया, सरकार की आंखें खुलवाई। तो वो भी राष्ट्र विरोधी समाज को तो बर्दाश्त हो नहीं सकता था, उनकी तो वैसी ही वो थी, मंशा थी, नापाक मंशा। उसके बाद जब जिला डोडा में चारों तरफ, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। भूतपूर्व जिला डोडा में आपका किश्तवाड़ भी आता है, आपका रामबन भी आता है, वो सब मिला के हमारा जिला डोडा है। तो जिला डोडा इतना बड़ा डोडा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की जो डेमोग्राफी जो है वो काफी हद तक राष्ट्रवादी शक्तियों को, आतंकवादियों को सपोर्ट करती थी। छुपने के लिए कई जगहें आपके पास, रहने के लिए है, राशन आपको मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे उनका अच्छा खासा, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन कराने के बाद सबसे सॉफ्ट और इजी टारगेट था जिला डोडा, जो उनके जी टारगेट पे था। चिनाब पार तो ये सारा उस पे इनके टारगेट में था। वहां से कश्मीर से भी टच करता था तो आना जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे शेल्टर तो प्रॉपर थी, खाना मीना मिल रहा था। तो रुझान यहीं पे था उनका। तो अब जब वो आके यहाँ पे माहौल बना दिया पूरा डराने का, भगाने का, ये वो करके जुलूस भी निकालने लगे, किलिंग्स भी करने लगे, हर चीज। तो उस समय राष्ट्रीय स्तर पे एक डोडा बचाओ आंदोलन, जो हम सब जानते हैं, वो जी चलाया गया था। डोडा बचाओ आंदोलन में अडवाणी जी यहाँ आए हमारे पास, उन्होंने हमारे साथ डोडा बचाओ आंदोलन में धरना दिया। मुरली मनोहर जी जोशी जी उस समय में आए, कल्याण सिंह जी उस समय में आए। तो उन लोगों ने लड़ाया। तो आप सोचिए कि इन लोगों का संपर्क उन लोगों तक उस समय में था, उस समय में वहां तक इनका संपर्क था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को ये कितना ज्यादा उसमें ये करेंगे। तो वो भी एक कारण रहा कि लोग इनसे काफी ज्यादा, वो जो राष्ट्रवादी शक्तियां थी, वो अपनी हिम्मत हार चुके थे। उनको पता कि जब तक ये है तब तक कुछ नहीं कर सकते हम। यहाँ के समाज का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि हमें ही हथियार डालने पड़ेंगे, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। एक बार की घटना है यहाँ पे, क्या कि सरकार तो सुनती नहीं है, सरकार आपको फेवर कर नहीं रही है। उसके अलावा आतंकवाद चरम सीमा पे है, बाहर आप निकल नहीं सकते हो। पुलिस, आर्मड फोर्सेस कुछ करने को तैयार नहीं है, बैलेट फोर्सेस यहाँ पे है नहीं। तो सरकार को जगाने के लिए भद्रवाह में एक बार एजिटेशन चलाई गई। वो जो एजिटेशन चली, वो जो धरना प्रदर्शन चला, जो रोष व्यक्त किया गया हमारे राष्ट्रवादी समाज के द्वारा, 40 दिन तक लगातार वो धरना प्रदर्शन चला गया। पूरे जिला डोडा के इतिहास का सबसे बड़ा एजिटेशन वो था जिसको जी पिताजी ने चलाया। 40 दिन तक अपना सब, पूरा समाज जो था व्यापार बंद रहा। इवन कि हमारे लोगों ने, जो सरकारी मुलाजिम तक थे, उन्होंने तक बाइकाट कर दिया, ड्यूटियों पे जाना बंद कर दिया। बैंक कर्मचारी जो अपने लोग थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया। और उससे केंद्र सरकार तक और इतना ज्यादा हिला कि उनको फोर्सेस को भेज के एक्शन लेना पड़ा। तो मतलब ऐसे ऐसे उनका रहना, उन्होंने कार्य किए, ऐसे ऐसे उन्होंने समाज के साथ लड़के लड़ा मिलके। तो राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो है वो पस्त पड़ गई थी। और उस समय में, जबकि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है,
कोई हमारे पास नहीं। वीडीसीज भी उसके बाद हमें आई। वीडीसी जाके देखेंगे अर्ली 90s में पूरे जिला डोडा में कहीं जी जी वीडीसी नहीं थी। बिल्कुल। 94 95 के बाद उस समय से हमें वीडीसीज मिलना शुरू हुई। तो समाज को संगठित करके युवाओं की एक मनोफौज बना के उनको पूरा ट्रेंड करके कि भैया देखो लड़ना तो हमें है ही, भागेंगे नहीं। जिस भी युवा से मिलना, जब भी कभी बैठक होती तो युवाओं से क्लियर, क्योंकि जैसे अंदर से थे वैसे बाहर से थे, कोई राजनीति तो थी नहीं, राष्ट्र नीति अवश्य थी, राजनीति नहीं थी। तो युवाओं से कहते ही थे उस समय में कि यहाँ पे वही लोग आए देशभक्ति के मार्ग पे जो सिर्फ दे सकते हैं। देशभक्ति के मार्ग पे चलोगे तो देश से कुछ नहीं मिलेगा, समाज से कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ देना ही देना है। तो आप सोचो, अगर आप तैयार हो समाज को देने के लिए फिर इस पथ पे आओ, अदरवाइज इस पथ पे मत आओ। तो ऐसे ऐसे करके समाज को तैयार किया, समाज को लड़ना सिखाया। और फिर उसके बाद जब समाज बिल्कुल ट्रेंड हो गया तो एक आवाज पे समाज बाहर भी आता था, कोई एक्शन होता था तो उसका रिएक्शन भी यहाँ से समाज ने देना शुरू किया। और ऐसा नहीं केवल युवाओं ने, बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें तक रोडों पे आती थी। हमने देखा है कि डोडा बचाओ आंदोलन में यहाँ पे महिलाओं पे लाठीचार्ज हुए हैं। जब भद्रवाह में धरने देती थी महिलाएं उस टाइम में, तो भद्रवाह में महिलाओं को मारा गया है, उनपे तक लाठीचार्ज हुए हैं। तो ये इस लेवल तक उन लोगों ने जो किया है, तो तभी जो था मतलब राष्ट्रविदों की इसमें आंखों में वो खटक रहे थे उस समय में, इतना उनका वर्चस्व जो है बढ़ चुका था। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब बच्चों के सर से या फिर जो पत्नी होती है, उनका जो सुहाग होता है, या फिर जो माता-पिता होते हैं, उनके बच्चा जो होता है वो बलिदान हो जाता है, तो उसके बाद परिवार का बहुत बुरा हाल होता है, चाहे जो भी हो। क्योंकि परिवार का जब लाल चले जाता है, तो उसका जो प्रभाव होता है बच्चों पर पड़ता है, उनकी पत्नी पर पड़ता है, माता-पिता पर पड़ता है। तो मुझे थोड़ा आशीष जी ये बताइए, क्योंकि तब तो आप छोटे थे, लेकिन फिर भी कैसे उन परिस्थितियों को आपने झेला? अब जब आप बड़े होते हैं, तो जब जैसे हम उस आयु वर्ग जब पहुँचते हैं, जहाँ हमें ये धीरे-धीरे समझ आने लगता है कि जब हम आस-पास देखते हैं हमारे मित्रों के पिताजी उनके साथ आते हैं स्कूल छोड़ने, या फिर ऐसी घटनाएँ जहाँ पर मिलन होता है, कहीं-कहीं हमें अपने पिताजी की याद अचानक आती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि तब क्या परिस्थिति रहती थी और कैसे उस चीज़ से आप बाहर निकलते थे और कैसे अपने आप को समझाते थे कि नहीं, मेरे पिताजी ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, तो मुझे इन सब चीज़ों से गुज़रना है और मुझे भी उसी मार्ग पर चलना है? तो जैसे अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि वो राष्ट्र विरोधियों की आंख में रोड़े की तरह अटक रहे थे। तो कई प्रयास किए गए, सफल नहीं हुए। एक एक दो बार यहाँ पे बैसाखी पे भी जुलूस निकला, जिसमें पाकिस्तान के झंडे तलवारें लेके थे। उस समय भी उन्होंने पिताजी पे अटैक किया, मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। मार्शल आर्ट में बहुत निपुण थे, तलवारों से जी, अटैक हुआ, तलवारें तक पकड़ ली, खुद को कुछ नहीं होने दिया, स्वयं को वहां से सुरक्षित लेके निकल गए। तो काफी कई बार ट्राई किया गया, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो अंततः 7 जून 1994 के आसपास, 7 जून 1994 सुबह 7:30 से 8 के बीच में खेत में काम कर रहे थे। इसके पहले की एक छोटी सी घटना बताऊंगा। जब 30 मई 1994 को स्वामीराज काटल जी का भद्रवाह में बलिदान हुआ। जी, स्वामीराज काटल जी पे भी पहले एक अटैक हो चुका था जिसमें वो सर्वाइव कर चुके थे, और ये दूसरा अटैक हुआ था जिसमें उनकी शहादत हुई। तो जब उनका बलिदान हुआ भद्रवाह में, तो यहाँ का जो समाज था उसका मनोबल एकदम से टूट चुका था। वास्तव में भद्रवाह में समाज का मनोबल उस समय में टूटा, क्योंकि पहले छुटपुट घटनाएं हो रही थी। कभी जंगल में किसी को पकड़ के मार जी, दिया, जी। कभी किसी गद्दी लोग को मार दिया, कभी आगजनी, कभी धरने। लेकिन अब सिलेक्टिव किलिंग करके यहाँ के लीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो जब स्वामीराज काटल जी पे पहला अटैक हुआ, बचे, दूसरा अटैक हुआ तो उनका बलिदान हो गया। उस समय में समाज का मनोबल बहुत ज्यादा यहाँ टूट गया। ये पिताजी के बलिदान से 8 दिन पहले की बात है। तो जब समाज का काफी मनोबल टूटा, तो अपने जो युवा लड़के भी थे जो राष्ट्र के लिए लड़ तो रहे थे, हर कार्य में अग्रसर थे, भारत माता के लिए कुछ भी करना पड़े राष्ट्र को बचाने के लिए, जिला डोडा को, भद्रवाह को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को यहाँ पे रखने के लिए, बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगे थे। लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल टूट गया था उस समय में कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार, यहाँ बेल्ट फोर्सेस ही नहीं है, हम खुद कितना लड़ेंगे? हमारे पास तो कोई आधुनिक हथियार तो है नहीं, हमारे पास तो आधुनिक है ही नहीं, जी, तलवारों जी। से, डंडों से, देसी बंदूकों से हम क्या लड़ेंगे? वहां से तो AK-47 LMG है, तो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं समाज का मनोबल टूट रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता समाज में एक ऐसा भी दौर आने लगा कि पलायन की बातें चलनी शुरू हो गई। तो अपने बलिदान से 4-5 दिन पहले की बात है कि अपने जो उनके युवा साथी थे, जिन पे वो काफी ज्यादा
ट्रस्ट करते थे और जो उनके युवा साथी उनके साथ सदा खड़े रहते थे, उनमें से ही कुछ लोग थे तो उनके साथ बैठे भी थे। तो देखा कि भाई वो बड़े निराश से लग रहे हैं, क्योंकि अभी आपके एक नेता की हत्या होती है। तो वहां बैठे हुए बोला भाई क्या क्या चक्कर है? तो उन्होंने बोला कि यही कि भाई हम लड़ भी रहे हैं लेकिन ऊपर से हमें उतनी सपोर्ट भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो पिताजी ने उस समय में कहा कि भद्रवा को बचाने के लिए एक बड़े बलिदान की जरूरत है, कि एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। अगर हमें भद्रवा को बचाना है, खुद को यहाँ पे रखना है, तो एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। और वो बलिदान किसका हो? वो बलिदान उसका हो कि जिसके साथ जनमानस की भावनाएं दिल से जुड़ी हो। हमारे समाज के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा है जिसको हम दबा के बैठे हैं, हम जाहिर नहीं कर पा रहे। किसी ऐसे का बलिदान लगेगा कि जिससे समाज के हर वर्ग का व्यक्ति दिल से जुड़ा हो, कि अपने आक्रोश को रोके ना और खुलकर सड़कों पे आ जाए। कि जब समाज वो आक्रोश उतारने के लिए खुलकर सड़कों पे आएगा, तभी भद्रवा बचेगा, तभी हमारा प्लान यहाँ से रुकेगा और ये हत्याएं रुकेंगी। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब वो उनको पता था कि मुझे बलिदान करना है, वो तय कर चुके थे। और उसी के ठीक 4 दिन के बाद पिताजी का बलिदान होता है, 7 जून 1994, मंगलवार सुबह 7:30-8 के आसपास। घर के साथ में ही 300 मीटर पे खेत है, वहां पे काम कर रहे थे। तो माता जी भी साथ में थी। इस समय में भद्रवा में चावल की खेती की जाती है, धान की खेती, तो उसकी तैयारियां चल रही थी। यही उसका उपयुक्त समय होता है जिस समय पे उसको रोपा जाता है धान को। तो बाकी भी आसपास में लोग काम कर रहे थे खेतों में, जो आसपास के खेत थे। खुद के मेरे परिवार के मेरे ताए चाचे जो थे वो थोड़ा ऊपर जाके दूसरे खेत है वहां पे काम कर रहे थे। तो जब काम कर रहे थे तो अभी वो गोबर वगैरह वहां बिछा रहे हैं नीचे झुके, तो माता जी ने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं वहां से मजदूर के भेष में, शाल वाल लपेट के। तो इनको लगा कि ये संदिग्ध है। तो उन्होंने पिताजी को कहा भी कि ये आ रहे, मुझे डाउटफुल लग रहा है, आप यहाँ से जाओ। काफी दूर थे उस समय वो। उन्होंने माता जी को बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ा साइड पे रहो, आप वहां पे काम करो, मुझे यहाँ पे साइड पे काम करने दो। आप सोचिए कि जो बंदा इतना निपुण है हर युद्ध कौशल में, उसको 10 मिनट का समय, 10 अपनी जीवन बचाने के लिए तो जी जी। सेकंडों का समय बहुत होता है वैसे व्यक्ति को। तो फिर भी वो 5-10 मिनट वहीं वेट करते हैं कि भाई आओ, क्योंकि वो तय कर चुके थे कि भद्रवा के समाज को अगर बचाना है, यहाँ पे हमारे अपने समाज को रखना है, तो रुचर कुमार को अपना बलिदान देना पड़ेगा। वो तय कर चुके थे, उनका लक्ष्य वही था। ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उम्रें बीत जाती हैं। जिस लक्ष्य को जी जी। उन्होंने 36 वर्ष की आयु में तय कर दिया, कॉमन सिनेरियो में देखा जाए तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी समय लगता है। तो एक हम देखते हैं ना कि उन्होंने अपना लक्ष्य था प्रीपोन कर लिया, कि जिसका समय बहुत दूर था, इस इतनी कड़ी मेहनत की लक्ष्य कि की अपने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। पास ले आए, लक्ष्य प्राप्ति को और अति शीघ्र किया। 36 वर्ष की आयु, पीक युवावस्था, तो 36 वर्ष की आयु में। तो माता जी को साइड कर दिया, तो वो लोग आए, शूट किया गया AK-47 से। पूरी 18 की 18-20 गोलियां सीने में, खड़े रहे, बिल्कुल पीठ नहीं दिखाई। तो ऐसे पिताजी को ये हुआ। अब जब वहां पे हुआ बलिदान, तो चारों तरफ गोलीबारी चलनी शुरू हो गई। तो माता जी उस टाइम खेत में घास काट रहे थे, उन्होंने उस आतंकवादी पे हमला भी किया जिससे उसके यहाँ पे कट गया था। बाद में उनका एनकाउंटर भी हुआ, तो ट्रेस वैसे ही हुए थे कि उसको यहाँ पे कट का निशान था। तो अब जब आप सोचिए कि एक मतलब एक लेडीज की स्त्री की तरफ से आप सोचिएगा कि जिसका पत्नी का पति साथ में काम कर रहा है, उसके सामने उसकी हत्या की जाती है, बलिदान होता है, तो वो बर्दाश्त करना असंभव है। असंभव, वो संभव नहीं है। तो माता जी ने जब देखा, माता जी बड़े वो हो गए, तो व्यथित हो गए। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने पॉइजन कंज्यूम कर लिया, सुसाइड का अटेम्प्ट किया उसी समय में। तो जब उन्होंने अटेम्प्ट किया सुसाइड का, तो उसके बाद जब काफी दिक्कत होगी, तड़प होने लगी, तो उन्होंने फिर घर वालों को कह दिया कि ऐसे ऐसे मैंने ये कर दिया, तो मेरे बच्चों को आप देख लेना। इसके साथ साथ पैरेलल में जो घटना चलती है कि पिताजी का संस्कार होने के लिए उनको वहां ले रहे हैं, उस संस्कार तक पे कायर आतंकवादी जो है गोलियां चलाते हैं। ऐसा हमने आज तक कहीं नहीं देखा। तो आप सोचिए कि वो उनको किस लेवल का भय था, कितना वो, मतलब उनके तो सब मंसूबे इस व्यक्ति ने तोड़ दिए। कि जो उनका सबसे बड़ा था कि पलायन करवाना, हिंदू विहीन करवाना, वो तो व्यक्ति पहले ही ध्वस्त कर चुका था। क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि जब ऐसे व्यक्ति का बलिदान होगा जिससे जनमानस की भावनाएं जुड़ी हैं, उनका आक्रोश खुल के सामने आएगा, जब वो फट जाएगा और वो सब बाहर आ जाएंगे। तो वो सब कुछ हो गया, तो उनके मंसूबे टूट गए। तो शव यात्रा तक पे गोलियां चलाई गई, चारों तरफ छुटपुट घटनाएं होने लगी, आगजनी होने लगी, ये वो। तो वैसे में उस समय में तो रोड का भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि माता जी को बाई रोड लिया जा सके। तो बाई एयर लिया गया। राजेश पायलट
ने उस समय माता जी को बाई एयर लिफ्ट किया था यहाँ से भद्रवा से, तो माहौल नहीं था यहाँ पे, काफ़ी दिक्कत हुई उनको यहाँ से पहुँचाने में। फिर माता जी 7-8 महीने वहाँ आईसीयू में रही, उसके बाद जाके वो रिकवर हुई। तो आप सोचिए कि एक परिवार पे, एक पत्नी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा अपनी आँखों के सामने देखना। फिर उस समय का ही जैसे था कि उस समय जब उनका बलिदान हो गया, तो उससे सही बात है कि लोग जागृत हो गए, लोगों का आक्रोश। और आप मानो कि भदरवा में मैं कहता हूँ 1-2 महीने तक ना कई घर हैं जहाँ पे चूल्हा नहीं जला होगा, जहाँ पे लोगों ने खाना नहीं खाया होगा। जो गाँव के सीधे साधे लोग थे ना, निस्वार्थ भाव से पिताजी से प्रेम करते थे। भदरवा के घरों में आज भी 98% घरों में पिताजी का फोटो लगा हुआ है। भदरवा के जितने भी गांव हैं, वहां के लगभग 100%, 100% लोग पिताजी को धूप जलाते हैं आज तक। इस लेवल का प्यार था। और जब उस समाज का, भोले भाले समाज का आक्रोश फट गया, तो वो सड़कों पे आ गए। तो उन्होंने ये सब मतलब देख के फिर बेल्ट फोर्सेस आ गई, जो उनका लक्ष्य का रिजल्ट आना था, तो वो रिजल्ट भी हमें जल्दी मिल गया। वो चाहते थे कि समाज सड़कों पे आए, विरोध में आए, ताकि यहाँ हम बच जाएं। और वैसा हुआ कि उनके बलिदान का इतना बड़ा जो हमें मिला, जो उनके बलिदान होने के बाद जो हमें बेनिफिट मिला एज ए हिंदू समाज, वो यही था कि आज भी हम यहाँ शान से भद्रवा में बैठ के, पूरे जिला डोडा में बैठ के हम तिलक भी लगा रहे हैं, खुद को हिंदू भी कह रहे हैं, अपना हर पर्व, हर यात्रा भी मना रहे हैं। तो ये, तो अब उनका जब हो गया तो माता जी का भी हुआ। तो आप कहते हैं कि परिवार पे क्या बीतती है। उसके बाद हमारे घर एक लेटर आता है हिजबुल मुजाहिदीन का, लेटर पोस्ट किया जाता है, जिसमें मुबारकबाद दी जाती है कि भाई हमने इसको मार दिया, तो कंग्रेचुलेशंस, हमारा मकसद पूरा हुआ। इसके बेटे, नेक्स्ट मुझे भी कहा जाता है कि हाँ जी इसके बेटे को भी टारगेट किया जाएगा, ये वो, ठीक है। अब होता क्या कि जब वो लेटर पोस्ट करना था, तो वो किसी व्यक्ति को पकड़ाया गया होगा। उस व्यक्ति ने जब वो पोस्ट किया, उसके साथ एक रसीद भी आ गई, जिस रसीद में वो व्यक्ति कोई मांस विक्रेता था, कोई कसाई रहा होगा। वो रसीद पे उस दिन जितनों को उसने मांस बेचा था, उनके नाम और पैसे लिखे हुए थे। वो लेटर के साथ पैक होके हमारे पास आ गया। तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा इन्वॉल्व है, चाहे वो टेररिस्ट नहीं होगा, लेकिन वो बंदा इन्वॉल्व तो है। और उसको तो आप इजीली पकड़ सकते, इस पूरे नेक्सस को आप बस्ट कर सकते थे, अगर सरकार चाहती, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो वो जो लेटर जो था, वो हमारे पास आया, वो पर्ची। फिर दादाजी ने, मैं आगे आपसे अभी इसकी भी चर्चा करूंगा, हमने फॉलो किया, दादाजी ने काफी ज्यादा दिल्ली में उस टाइम केदारनाथ साहनी जो थे गवर्नर हाउस में, वहां तक हमने अप्रोच किया वो एविडेंस देके, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं लगी। तो जैसे आपने कहा बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक बाप के बिना का जो जीवन है बहुत ही कठिन होता है। तो बचपन से संघर्ष किया, बचपन से 3 वर्ष, 3.5 वर्ष की आयु में पिताजी चले गए, तो तब से तो संघर्ष करते ही आए। बट यही है कि हाँ, डीएनए में ही वैसा है, और कि पता है कि भाई जब तक जीवित है संघर्ष करते रहेंगे। ये विचारधारा है, अमर है। इसमें कितने दिए आए जो जले और बुझ गए, तो हमारा भी क्या, हमारा भी वही है कि तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे। हाँ एक आशीष है जी मैं जी। आशीष जी मैं मेरे को आपकी इस बात को सुनकर मैंने बीच में रुका नहीं। मुझे दो जो एग्जाम्पल्स हैं वो ध्यान में आए, उदाहरण। जैसे भगत सिंह की जब हम बात करते हैं, तो भगत सिंह भी चाहते तो वो भाग सकते थे जेल से, जी भाई इतने साहब। वो क्षमता रखते थे। और क्योंकि जन सैलाब जो था वो तैयार था किसी भी तरह उन्हें छुड़ाने के उछाड़ने के लिए, लिए बिल्कुल। लेकिन उनका भी यही मानना था कि एक बलिदान की आवश्यकता है, ऐसे बलिदान की जो बहरी सरकारों जो के कान सूखे। जिसके बलिदान से पूरा समाज जागे। फिर मैं दूसरी बात करूंगा। जब गुरु तेग बहादुर की बात तो होती है, कश्मीरी पंडित जो समुदाय था उनके पास गया जी और वहां उनसे पूछा, तो वहां उनके पुत्र ने उनसे कहा कि पिताजी, जब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि किसी बड़े बलिदान की आवश्यकता है इस चीज को रोकने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनके पुत्र ने कहा कि पिताजी आपसे बड़ा कौन हो सकता है इसको बलिदान देने के लिए। तो मैं थोड़ा भावुक भावुक हो रहा हूँ, मुझे क्षमा करिए। तो मैं मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि गुरु तेग बहादुर जी को लेके कही जाती है कि वार दिया परिवार कुछ तो जागो रे। तो अपने आप को बलिदान किया रुचिर कुमार कौल जी ने, जिसे हमारा समाज जागा, हमारा जो जिला डोडा है वो पाया। और
मैं अब क्या ही कहूं। और कोई ये घटना अगर आप, हाँ। उन्हीं के जी जी। बलिदान का असर है कि आप सोचिए कि आज भी हम लोग दिल से निस्वार्थ उनसे जुड़े हुए हैं। उनकी विचारधारा हम में आज भी अमर है। अगर आप भावुक हो रहे हैं, ये किस लिए कि हम उस विचारधारा को आज तक फॉलो कर रहे हैं। यही हमारे लिए गर्व की बात है। उनके बलिदान से हमें प्रेरणा लेनी है कि जिस कार्य के लिए उन्होंने बलिदान किया, हम भी उस कार्य के लिए बलिदान करने के लिए आज भी तैयार हैं। तो इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है उनका बलिदान, कि जो हमें आज भी जोड़े रखता है आपस में। तो जी यही है कि बलिदान जब हुआ तो बस मेरा यही है कि मेरा एक था कि मैं चाहता था कि मतलब जो कुछ भी भावनाएं हैं, विचारधारा है, ये डीएनए में है। तो एक मलाल जिंदगी का रह गया कि कुछ उनसे और क्लोजली सीख पाता, कि कम से कम अपनी तरुण अवस्था तक मैं उनके साथ रह पाता। जी मैं अपनी तरुण, ये मेरा एक मन का जो भाव है, जो मैं कई बार फील करता हूँ कि अगर मैं अपनी तरुण अवस्था तक उनके साथ रह जाता तो शायद ऐसी राष्ट्रवाद की कोई भी कण ऐसा ना होता जो मुझ में ना होता। कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनका पिताजी ने निर्माण किया, जिनके चरित्र का, वो आज तक उस पद से डगमगाए नहीं। आज तक उनके अंदर वो भावना, इतना प्यार करते हैं। मैं ऐसे लोगों को देख चुका हूं जिन्होंने बाजू पे जला के पिताजी का नाम लिखा है, जिनके पर्स में पिताजी का फोटो। इस लेवल का लोग उनको प्यार करते हैं, इस लेवल का लोगों ने उनसे सीखा है और आज तक अपनी लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। कभी भी उन लोगों से मिलता हूं तो आज भी कहते हैं कि वहां हमने उनसे ये प्रेरणा ली थी, जो हम आज तक अपने जीवन में अपनाते हैं। कई लोगों के पर्स खोल के देखता हूँ तो पर्स में पिताजी का फोटो रहता है। तो बस यही है कि एक बार हाँ, कुछ साल उनके साथ और रहता, उनसे कुछ और ज्ञान मैं ले पाता, कुछ और उनके चरित्र में अपने अंदर ढाल पाता। बस मेरे को ये एक छोटा सा मलाल रहता है। तो काफी संघर्ष करना पड़ा, चलता रहा उसके सिलसिला करते करते आज यहाँ पे हैं। आशीष जी, तो अब कैसे परिस्थितियों को आंकते हैं आप अब, क्योंकि सरकार बदल चुकी है और 2 बार पूर्ण बहुमत की जो राष्ट्रवादी जिसे सरकार कहा जाता है, उसका आना अपने डोडा जिले में, या फिर भद्रवाह की बात करें वहां पर भी जो विधायक वो भाजपा सरकार के रहे, या फिर राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो अब जन जन तक पहुंच चुकी है। तो अब आप इस स्थिति को कैसे आंकते हैं, अगर उस स्थिति की बात करें जो वो 90 का दशक था। सब व्यक्तिगत जो मेरा सोचना है, देखो उस समय में भी सरकार ने हमें नहीं बचाया था। अगर हमने अपने जिला डोडा को बचाया, हमने अपने आत्मविश्वास को जगाया अपनी राष्ट्रभक्ति से और अपने बल से संघर्ष कर करके उस समय जिला डोडा को बचाया, किश्तवाड़ ब्राह्मण बचाया हमने। सरकार ने उस समय हमें कुछ नहीं किया। तो सबसे ज्यादा कि जब हम जागृत होंगे, जागृत समाज एक अच्छी सरकार का निर्माण करता है और स्वयं की तो रक्षा करेगा, समाज की भी रक्षा करेगा, सरकार कभी नहीं बचाएगी। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आज परिस्थितियां अपने अनुकूल है, राष्ट्रवाद भी प्रखर सीमा पे है। किंतु जो मेरे को लगता है आज के समय में ना, देखो एक चीज मैं बताता हूँ कि जिला डोडा जो है, आप चाहे भद्रवाह देख लीजिए, चाहे आप डोडा देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ की डेमोग्राफी जो है उतनी सरल नहीं है। यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो काफी कम है। तो एक चीज तो क्लियर है, जिला डोडा में जब आपने जन्म ले लिया तो आपको संघर्ष करना, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि आज माहौल ठीक है तो भैया सब कुछ भूल जाओ, आप तो एंजॉय करो, पिकनिक करो, ऐसा नहीं है। जब आप जिला डोडा में जन्म लेते हो तो आपको संघर्ष करना ही करना है। ये हमें भी करना है, हमारी पूर्वजों ने किया, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी करना पड़ेगा। संघर्ष नहीं करेंगे तो हम यहाँ सर्वाइव कभी भी नहीं कर पाएंगे। आने वाले 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद जब तक संघर्ष करते रहेंगे, यहाँ शान से रहेंगे। तो संघर्ष करना आवश्यक है। दूसरा, यहाँ पे जब तक राष्ट्रवाद हमारे अंदर रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम एक बार जाग गया ना, वो बंदा खुद को कभी भी मातृभूमि से अलग नहीं कर सकता है। तो वो बड़ा मस्ट है अभी की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कहता हूँ, देखो एक चीज तो क्लियर है कि आज के समय में बलिदान देने वाला समय तो अब नहीं रहा। बलिदान जिन्होंने देने थे, उन्होंने बलिदान दे दे के हमारे लिए एक ऐसी नींव बना दी है कि जो नींव कभी हिल नहीं सकती, जब तक हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ पकड़े संगठित रहेंगे। तो बलिदान वो हमारे लिए दे चुके हैं, अब समय है उनके बलिदानों का रिजल्ट लाने का, वो हमारा काम है। तो जब तक हम संगठित रहेंगे, राष्ट्रवाद हमारे अंदर रहेगा,
तब तक हमारे समाज पे कोई भी उंगली उठाकर नहीं देख सकता। जैसे आप बोलते हैं कि वही हम भगत सिंह की बातें करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की बातें करते हैं, हम शिवाजी की बातें करते हैं, हम महाराणा प्रताप की बातें करते हैं। अगर इन सब महापुरुषों का, इनके चरित्र का 5% भी हम अपने अंदर ले आते हैं ना इन सब का, तो अपने समाज की ओर आंख उठाकर देखना भी किसी के बस की बात नहीं होगी। परिस्थितियों में सुधार अवश्य हुआ है, राष्ट्रवादी सरकारें सत्ता में है, माहौल भी काफी अच्छा हुआ है, लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता है, समय कभी भी बदल सकता है। आज परिस्थितियां इस पलड़े में, कभी उस पलड़े में जा सकती हैं। तो हमें तैयार रहना है हमेशा। तैयार क्या रहना, तैयार हमें ये रहना है कि एक तो जितना भी अपना समाज है संगठित रहे, माताएं बहनें अपने पुत्रों में पुत्रियों में चरित्र का निर्माण, शिवाजी का निर्माण माता जीजा ने किया, ये तो हम सब ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजा नहीं है, राज्य से दूर दूर तक तो कोई लेना देना नहीं है, फिर भी जीजा माता ने उसका ऐसा निर्माण किया कि उसने स्वराज्य स्थापित किया, हिंदू राष्ट्र स्थापित किया मुगलों से छीन के। वो निर्माण कहीं ना कहीं माताओं को अपने पुत्रों में करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और समाज को क्या है कि हम क्या है कि अपनी जो दूरदर्शिता उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि अभी हम आराम से रह रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों को हम क्या देके जाएंगे, उनके लिए हम क्या करेंगे, तो वहां तक हमें देखना पड़ेगा। तो उसका एक सरल सा मंत्र है यही कि संगठन और राष्ट्रवाद, सनातन धर्म से प्रेम। ये जिस जिस समाज के अंदर ये रहेगा, जो समाज अपने बलिदानियों को याद रखेगा, तो वो जो बलिदानी और जो वो पितर होंगे ना, वो नरिशमेंट का काम करेंगे आपकी जड़ों को। वो समाज कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता। बलिदानों ने हमेशा प्रेरणाएं दी हैं। आप देखिए ना, गुरु अर्जुन देव की हम बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं, उनके साहिबजादे उनकी बात करते हैं, जो धर्म ना छोड़ के खुद को दीवारों में चिनवा लिया। उनके बलिदानों से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। शिवाजी की नीतियों से, उनकी युद्ध नीतियों से हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। महाराणा प्रताप कि जब तक अपनी एक एक इंच भूमि वापस नहीं ली, घास पे बैठ के घास की रोटियां खाई। तो वो उस समय के जो है प्रेरणा हमें आज मिलती है। जो हमारे 90 के दशकों के बलिदान है, आज 30 साल बाद वो भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो बलिदानों से तो प्रेरणा हमें मिलती ही मिलती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने जो बलिदानी है उनको कभी ना भूलें। जब तक समाज उनको याद रखेगा, वो समाज के साथ अभी भी हैं, उनकी विचारधारा हमारे साथ है तो हमारे साथ ही है, मार्गदर्शन तो अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने तो हमें उस समय बताया था कि आपको संगठित रहना है तो आप भद्रवा में बचोगे। हम संगठित रहे तो भद्रवा में बचे हुए हैं आज भी। वो विचारधारा आज भी यही कहती है कि आप अभी भी संगठित रहो, आप यहाँ पे बचे रहोगे। तो अभी हम संगठित हैं तो साथ में हैं। तो उनको हमें, और ये भी इतिहास में हमने देखा कि जिन कौमों ने अपने शहीदों को या बलिदानों को भुला दिया, इतिहास के पन्नों से वो धीरे धीरे मिट गए। तो उनका वो बलिदान को हमें याद रखना। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आप अभी आपके माध्यम से ये उनका चरित्र, उनकी कहानी जनमानस तक पहुंच रही है, तो क्या है कि जब ऐसे बलिदानों की कथाएं, हर एक ये वीर गाथाएं होती हैं, शौर्य गाथाएं, ये शौर्य गाथाएं जब हर एक समाज के छोटे तक, अब छोटे युवा इसको या युवा वर्ग सुनेगा या छोटे बच्चे इसको सुनेंगे, तो उनके अंदर राष्ट्रवाद जागेगा ही जागेगा। तो कहीं ना कहीं उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो जितना हम अपने बलिदानियों के बलिदान की शौर्य गाथाएं, वीर गाथाएं समाज तक सुनाएंगे, तो उससे क्या होगा, कल को क्या होता, अभी तक हम भगत सिंह का सुनते तो क्या कहते हैं कि हम भगत सिंह बनेंगे, काश मैं चंद्रशेखर होता, चंद्रशेखर आजाद होता। हम अभी तक ये सोचते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम अपने जिला डोडा के संतोष ठाकुर जी, सतीश भंडारी जी, ये रुचर जी, स्वामीराज काटल जी, सेवाराम ठाकुर जी, ऐसे हजारों नाम है, हजारों नाम है। अब मैं इतने नाम लेने बैठूंगा तो हाँ 30-40 तो मैं गिनवा ही लूंगा, लेकिन मैं फिर भी नहीं पूरे ले पाऊंगा। ऐसे हजारों नाम है। तो क्यों ना इनकी गाथाएं, इनकी शौर्य गाथाएं हम पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, कि जो नई युवा पीढ़ी है उसमें एक ऐसा आ जाए कि वो भी बोले यार मैं तो रुचर कुमार बनूंगा। मैंने अपने अंदर वैसा करेक्टर लाना है कि अगर लोग उनसे उतना प्यार अब मेरे से करेंगे, अब मैं समाज के लिए उतना करूंगा। किश्तवाड़ का हर बंदा बोले कि नहीं मैं तो सतीश भंडारी ही बनूंगा, डोडा का बंदा बोले नहीं मैं तो संतोष ठाकुर ही बनूंगा। जैसे उन्होंने किया मैं भी करूंगा, मैंने भी करना है। उनके पास संसाधन नहीं थे, आपके पास तो सब कुछ है। वो परिस्थिति कठिन थी, आपके पास तो बहुत ईजी परिस्थिति आज की। तो ऐसा एक समाज में लाना पड़ेगा इनकी वीर गाथाओं को। और शौर्य गाथाएं मैं अभी भी कहता हूँ कि हमेशा मनोबल को बढ़ाती हैं। ये प्रयास हम कर सकते हैं। जी, मुझे लगता है हमारी जो ये चर्चा है, इसका जो मूल था कि राष्ट्र के रक्षकों की, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा की, उन पर चर्चा हो, उन पर बातचीत हो। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि कल 7 जून है और कल उनका जो बलिदान दिवस है, वो जम्मू कश्मीर के कोने-कोने में और बाहर भी उन्हें याद किया जाएगा।
तो ऐसे में कल क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कल कुछ आपकी जो बलिदान को लेकर कुछ सभा वगैरह कुछ ऐसा रखा गया है क्या आशीष जी? भाई साहब, कल 7 जून 2024 उन पिताजी का 30वां बलिदान दिवस। कल 30 वर्ष हो जाएंगे उस जी। बलिदान को। 30 वर्ष बलिदान को हो गए और आज भी लोग इस लेवल तक प्यार करते हैं। और मतलब अभी भी मैं मतलब जैसे आप अभी भावनाओं में बह गए, मैं वही भावनाएं, तो मेरे को इससे प्रेरणा भी मिलती है कि आप सोचिए कि उनसे कितना प्रेम समाज को था कि आज तक लोग याद करते हैं। यहाँ तो ऐसा होता है कि घर में किसी की मृत्यु होती है तो साल करने के बाद उसको भूल जाते हैं। जी जी। यही है कि जब आप एक करेक्टर के पथ पे चलेंगे तो समाज आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आप उस समय मतलब बलिदानियों की श्रृंखला में होते हैं। तो 7 जून को जो बलिदान दिवस मनाया जाता है, पिताजी के बलिदान के बाद ये डेट तय की गई। इसमें जिला डोडा, और जिला डोडा में केवल आज का डोडा नहीं, भूतपूर्व जिला डोडा के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो इसका कार्यक्रम कैसे रहता है कि सुबह कल 9 बजे जहाँ पे पिताजी का बलिदान हुआ, पिताजी का जो बलिदान स्थल है, वहां पे भगवा ध्वज आरोहण होगा सुबह 9 बजे। जी। उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल भदरवा जो है, उसके पास में हमारा शहीदी स्मारक है, वहां पे 10:30 के आसपास जो है हवन का कार्यक्रम शुरू होगा। वो हवन चलेगा 11:30 तक। उसके बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा जिसमें 1.5-2 घंटे तक श्रद्धांजलि चलेगी। 11:30-12 से लेकर 1-1:30 बजे के आसपास तक श्रद्धांजलि रहेगी। और फिर 1 बजे भंडारे का आयोजन होता है। तो 1 से लेकर 2-3 बजे तक वो भंडारा चलेगा, जिसमें पूरा समाज सम्मिलित होता है। हमारे स्कूलों के बच्चे आके अपने कार्यक्रम करते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, शहीद परिवार आते हैं। तो इस तरह हम सब मिल के इसको एज ए बलिदान दिवस मनाते हैं। ये केवल रुचर कुमार जी का बलिदान दिवस नहीं है, ये जिला डोडा के हर उस शहीद का है जिसने उस विचारधारा के लिए अपने प्राण दिए हैं। और हम अभी भी उसी पथ पर चलते हैं। हम सब तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। उसी वैभव के लिए तो जो वो इतनी श्रृंखला है बलिदानों की, हम देखते हैं फोटो की माला लगी हुई है, वो केवल उसी विचारधारा, उसी माँ भारती के लिए उन्होंने बलिदान किया। तो उन सबका स्मरण किया जाता है। तो 30 साल से भदरवा में ये बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। तो वही है, हमने सुना भी है कई बार कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो वो बलिदान करके अब हमारा फर्ज है कि उनके बलिदानों का जो जो जिस लक्ष्य को लेके जो उनने उस टाइम समय में देखा था सपना कि बलिदान क्यों करना है, वो बलिदान को सफल करना अब हमारा काम है। वो मैंने पहले भी कहा कि वो बड़ी विकट परिस्थितियां थी उस समय में। आज सब कुछ अपने फेवर में है, हर चीज में हम इस समय काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। तो और भी 2 पंक्तियां कहते हैं ना, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब रुके तो भला अब रुकेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना रुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, निडर है सभी हम, निडर है सभी हम, कि गगन में है वरदस करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। तो हमने उसी विचारधारा पे चलना है। तब अकेले थे तब नहीं डरे, तो आज तो सरकारें भी अपनी हैं, हर जगह अपने लोग जागृत है, समाज जागृत है, साथ है, राष्ट्रवाद प्रखर है। हर एक युवा इस टाइम राष्ट्रवादी है। आप पिछले 10-20 सालों में देखेंगे, 10 सालों में, तो युवा युवा जनमानस जो मतलब ग्राउंड लेवल का तकवा है, हर जगह इस टाइम राष्ट्रवाद प्रखर सीमा पे है। तो बस इसको जागृत रखना है और संगठित रहना है। तो बाकी तो भारत माता करने वाली है, नहीं के सहारे चलेगा सब। जी। तो आशीष जी, मुझे लगता है कि अब इस सेशन को यहीं हम समाप्त करेंगे। आपसे आगे कहीं और हमारी भेंट हो, इसकी मैं आशा करता हूँ। फिलहाल जेके दर्शन के जितने भी दर्शक हैं जो हमसे जुड़े, उनका भी मैं बार बार हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आशीष जी, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी धन्यवाद। नमस्ते। जी।